हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे शॉक। बिल्कुल शॉर्ट में है ये वीडियो, हिंदी में है, फुल एक्सप्लेनेशन है और इसकी टाइप्स भी साथ में एक्सप्लेन है, उसके कॉजेस एंड सिम्टम्स। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी शॉर्ट में, जैसे आप मेरी वीडियो देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगी, इजी नोट्स लगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए, आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, amrithharjas@gmail.com। तो फर्स्ट है शॉक। शॉक की डेफिनेशन: शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अवर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। Lack of blood flow means the cell and organs do not get enough oxygen and nutrients to function properly. Many organs can be damaged as a result. Shock requires immediate treatment and can get worse very rapidly. As many as 1 in 5 people in shock will die from it. तो शॉक क्या है? फर्स्टली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब जानलेवा कंडीशन है। अगर इसको टाइम पे इमीडिएटली ना ट्रीट किया जाए तो पेशेंट की डेथ पक्की है। तो इसमें मेनली होता क्या है, जो सारा इन्वॉल्वमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, ये है सर्कुलेशन की। मतलब ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। ब्लड की सर्कुलेशन जो फ्लो हो रहा है ब्लड, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसमें क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, तो अगर किसी भी ऑर्गन्स या सेल्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचा, इसका मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे। तो उससे क्या है, ऑर्गन्स हैं उसको अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। शॉक को इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं वो शॉक की वजह से हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है अगर इसको टाइम पे ना ट्रीट किया जाए। इसको सीरियस लेना पड़ता है। फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक, जिसको वैसोजेनिक शॉक भी बोलते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो जब मतलब इसकी नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो नर्व्स होती हैं उनकी इंजरी होती है और जो नर्व्स है वो डिसफंक्शन होगी। तो इससे मेनली होता क्या है, मेन रिजल्ट क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाती है। इसका वैसो का मतलब आ गया ब्लड वेसल्स। वैसो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड ब्लड वेसल्स। तो वैसोडाइलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वाइड हो जाती हैं अपने साइज़ में। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है। ज़्यादा तेज़ी से चलने की वजह से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया। फ्लो इतनी तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पे रुक ही नहीं रहा, तो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ज़्यादातर जो न्यूरोजेनिक शॉक है, इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं, स्पाइनली इंजरी की, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसमें क्या है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगी, या फिर ब्रेन इंजरी। तो न्यूरो के रिलेटेड है, तो इसका कॉज भी इसके साथ ही रिजेंबल कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की इंजरी हुई, तभी तो नर्वस सिस्टम खराब हो गया। इसके मेन साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जब मतलब वैसोडाइलेशन होगी वो 3 चीज़ें कॉज करेगी: हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डी एंड हाइपोथर्मिया। ये तीनों चीज़ें वैसोडाइलेशन कॉज करती है। हमेशा जहाँ पे भी वैसोडाइलेशन हुई वो हाइपोथर्मिया, ब्रैडीकार्डी एंड हाइपोटेंशन कॉज करेगी। और क्या मेन हुआ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। मतलब जहाँ पे भी इंजरी हुई, ज़्यादातर क्या होता है कि जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वहाँ पे रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाती है, मतलब उनको पेन वगैरह जहाँ फिर मूव नहीं कर पाते। जहाँ पे डिस्कलरेशन एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट, न्यूरोजेनिक शॉक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। जे मेन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, और वैसोडाइलेशन 3 चीज़ें कॉज करेंगे हमेशा: हाइपोथर्मिया, ब्रैडीकार्डी एंड हाइपोटेंशन। तो इसका मेन कॉज क्या हुआ, अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या फिर ब्रेन इंजरी है। नेक्स्ट टाइप है सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन विच लीड्स टू अ वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन एंड ऑर्गन फेलियर। सेप्टिक शॉक है, ये है सेप्सिस से रिलेटेड। तो सेप्सिस क्या होता है, जब ब्लड में बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो जाती है ड्यू टू किसी बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस की वजह से। मतलब बैक्टीरिया या वायरस की इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन थी, वो बढ़ गई, वो ब्लड तक पहुंच गई, पूरे ब्लड को उसने
इन्फेक्शन कॉज कर दी, उससे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी एंड फिर क्या होगा, ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल ब्लड में ही इन्फेक्शन फैल गई तो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी। इसका मेन कॉज बैक्टीरिया वायरस की इन्फेक्शन या फिर सेप्टिक शॉक टिपिकली फॉलो सेप्सिस, जो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि सेप्सिस की वजह से। तो मेनली क्या कॉज करेगा, सेप्टिक शॉक। इसके साइन सिम्टम्स, हमने सेप्टिक शॉक को दिमाग से निकालना है, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ गई, हमारा टेम्परेचर लो या हाई हो जाएगा। जब भी हमें फीवर होता है, हमारे पेट में नौजिया वॉमिट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको इन्फेक्शन होगी, तो उससे क्या है, हमें क्या हुआ, फीवर हुआ और वॉमिट नौजिया हो गया। हाइपोटेंशन, मेन जो शॉक होते हैं ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन, तो उसका मेन जो हमने पहली टाइप में पढ़ा था, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। फिर आ गया टैकीकार्डिया, हमें फीवर होता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ, कन्फ्यूजन, हमें फीवर होता है जब, तो जहाँ पे नौजिया वॉमिट होता है तो हमें मतलब बहुत वीकनेस सी फील होती है, हम चक्कर सा आते हैं। फिर आ गया क्लैमी स्किन, मतलब बार बार स्वेटिंग होती रहेगी और उसके बाद वेट हो जाएगी स्किन, तो वो ऑलरेडी फीवर में होता रहता है। नेक्स्ट टाइप आ गई हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसके नाम से ही हमने आइडिया लगाना है कि हाइपो मतलब कुछ बॉडी में कम हुआ, और वॉलीमिया का मतलब आ जाता है ब्लड वॉल्यूम, किसी चीज़ की वॉल्यूम, तो मतलब कि बॉडी में कुछ कम हुआ, क्या, जैसे कि ब्लड या बॉडी में फ्लूइड लॉस हो गया, मतलब बॉडी में ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। कॉज क्या हो सकते हैं, हमें पता ही है कि ब्लड कब लॉस, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, किसी भी जगह से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जैसे हेड इंजरी होगी, या फिर कई पेशेंट्स को वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। फिर आ गया किसी भी सर्जरी की वजह से। फिर आ गया बर्न में पता है हमें कितना फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है। डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी होगी किसी भी कारण से, मेन कारण क्या होता है, डायरिया, वॉमिट। तो इसके साइन सिम्टम्स से इससे रिलेटेड है, हाई रेस्पिरेटरी रेट, टैकीकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा, कोल्ड क्लैमी स्किन, कन्फ्यूजन, हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में से थोड़ा सा भी ब्लड जहाँ हमें डायरिया वॉमिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम थोड़े से हमें चक्कर से आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके रिलेटेड ही है कि हमारा बीपी भी कम हो जाता है, मतलब हाइपोटेंशन, अगर बीपी कम होता है तो टैकीकार्डिया होता है, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है। फिर आ गया एलओसी, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हम इतने कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हम वीक हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप आ गई कार्डियोजेनिक शॉक। जो कार्डियो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, मतलब डायरेक्ट बात है कि जो भी प्रॉब्लम हुई हार्ट में हुई, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्लड फ्लो में रुकावट आ गई, मतलब कि इन एडुकेट पंपिंग एक्शन ऑफ दी हार्ट, हार्ट का जो ब्लड को पंप करने का एक्शन है वो ख़राब हो गया। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, सॉरी वहाँ पे हाई नहीं, हार्ट फेलियर, एमआई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, अरिदमिया, मतलब सीधी सी बात है, दिमाग में लेके चलो कि पेशेंट को हार्ट अटैक की तरह हो गया। तो हार्ट अटैक के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, स्वेटिंग, पेशेंट्स को बहुत पसीना आएगा क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम हुई, हार्ट के रिलेटेड है, चेस्ट पेन बहुत होगी, कोल्ड एंड स्वेटी स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में इतनी दिक्कत आ जाती है पेशेंट क्योंकि ब्लड फ्लो में दिक्कत आ गई, ऑक्सीजन पहुंची नहीं अच्छे से, एब्डोमिनल आर्म या जॉ पेन, मतलब आर्म में बहुत पेन होती है पेशेंट्स के, जहाँ फिर जॉ पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो कई बार कई पेशेंट्स में एब्डोमिनल पेन भी होती है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो शेयर करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं अपने एग्ज़ाम में, मैंने बहुत ऐसे एग्ज़ाम चेक किए हैं, वो क्या करते हैं शॉक में लिख देते हैं कि इसकी फर्स्ट टाइप में मतलब पेशेंट को 100 वोल्टेज का शॉक लगा, 200 का लगा, 300 का लगा, मतलब उनको लगता है जो इलेक्ट्रिकली शॉक लगता है वो शॉक लिखना है इसमें, मतलब बहुत फ़नी चीज़ लिख देते हैं कि इस पेशेंट को अगर 100 वोल्टेज का शॉक लगा तो ये कार्डियोजेनिक है, मतलब ऐसे अपनी अपनी हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल शॉक को ही एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ये शॉक अलग है। तो फर्स्ट अभी बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव, इसके नेम से ही हमने लिखना है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ में किसी के कोई भी रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, मतलब कोई रुकावट आ गई, तो इसमें किस में रुकावट आ जाएगी, जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें रुकावट आ जाएगी,
वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि कोई भी वहाँ पे एयर आ गई, कोई फ्लूइड आ गया, कोई क्लॉट आ गया, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की उसमें ब्लॉकेज आ गई, उनका रास्ता है वो नॉर्मल रुक गए, जिससे क्या है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर कर नहीं पाती। इसके मेन कॉज क्या है? नीमोथोरिक्स, मतलब जो प्लूरल स्पेसेस होती हैं लंग्स की, उनमें एयर फिल हो जाती है। फिर आ गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब ये कहाँ से मेन आता है? जैसे कि पेशेंट को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो जो उसका थ्रोम्बोसिस बना, जो ब्लड का क्लॉट बना, उसमें से छोटा सा टुकड़ा है वो टूट कर मतलब ब्लड के साथ साथ मूव करता हो किसी भी आर्टरी में जाके, वो आर्टरी के साथ स्टक हो जाता है और ब्लड सप्लाई को रोक देता है, उसको बोल देते हैं एम्बोलिज्म। मतलब छोटा सा टुकड़ा है वो डीवीटी से टूटकर, मतलब थ्रोम्बोसिस से टूटकर अलग हो गया, और वो किसी भी मतलब ब्लड वेसल में जाके अपना मतलब वहाँ पे स्टक हो जाएगा और ब्लड सप्लाई में रुकावट लेके आएगा। फिर आ गया कार्डिक टैम्पोनेट। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के अराउंड, उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी फ्लूइड सैक होता है वो ब्लड के साथ बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, जिससे क्या है इतना ब्लड को वो हैंडल नहीं कर पाता, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आने लगता है। तो उससे क्या है, जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली मतलब फिल नहीं हो पाते, मतलब हार्ट है ओवरऑल इतने ब्लड के प्रेशर को सहन नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोल देते हैं कार्डिक टैम्पोनेड। तो इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो जैसे कि इसका फर्स्ट है साइनोसिस। वो कैसे आए? क्योंकि ब्लड वेसल है वो ब्लॉक होगी, ब्लड वेसल ब्लॉक होगी मतलब कि पेशेंट को सांस में दिक्कत आने लगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में। फिर है क्या? हाई रेस्पिरेटरी रेट, ज़्यादातर जो शॉक की कंडीशन है उनमें रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाएगा। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, और हाइपोटेंशन तो सभी में ही हो रहा है। मे लीड्स टू एलओसी, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए हमें एनाफाइलैक्सिस क्या है। तो एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? ये एक एलर्जी ही होती है, पर जो छोटी मोटी एलर्जी नहीं होती। जैसे हमें घर पे नॉर्मली क्या होता है, स्नीजिंग हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, स्किन पे कई बार रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, या फिर हमारी वाटरी आइज़ हो जाती है किसी भी एलर्जी की वजह से। तो उसको क्या करते हैं हम घर पे, ज़्यादातर क्या है, नॉर्मल टैबलेट सिट्राजिन लेके हम ठीक कर लेते हैं, या फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में, क्या होता है कि हाई लेवल की मतलब एलर्जी का सीरियस लेवल बॉडी में आ जाता है, इतना सीरियस लेवल आ जाता है एलर्जी का कि पेशेंट की जान भी चली जाती है कई बार, इतनी भयानक एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होती है। ये एक एलर्जी की वजह से होगी, जिससे क्या है वेजोडाइलेशन होती है। इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं, हमने सभी ने सुना होगा कि कई पीनट्स की वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उनको सांस चढ़ने लगती है। कई मेडिकेशंस की वजह से, फूड एलर्जी की वजह से। तो ऐसे कई बार इंसेक्ट बाइट भी ऐसी होती हैं जिसके साथ क्या होता है, पेशेंट्स की इतनी सीवियर बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, इतनी मतलब वो सीरियस हो जाते हैं पेशेंट की, उनको सांस लेने तक में दिक्कत आने लगती है। फिर एक इसके आगे साइन सिम्टम्स। हाइपोटेंशन तो सभी में होगा, जब वाइजोडाइलेशन होगी तो हाइपोटेंशन होगा। वीक पल्स, स्किन रिएक्शंस कॉमन है, पीनट्स जिनको एलर्जी होती है उनकी स्किन रैशेस तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। नोजिया, वॉमिट होने लगते हैं, फेंट हो जाते हैं पेशेंट को, चक्कर आ जाते हैं, डिजीनेस, कन्फ्यूजन। फिर आगे एक इसमें है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या होता है? जो एंजियोडिमा होता है, ये मेन साइन होता है एनाफाइलैक्सिस का। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक में ये मेन साइन होगा, आप इमेज में देख सकते हो। इसमें जो स्वेलिंग होगी वो पेशेंट के अंडर द स्किन नहीं होगी, उसकी बजाय सरफेस ऑफ द स्किन होगी, सरफेस पे होगी स्किन के। तो इसमें ज़्यादातर जो आईज़ है, लिप्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, एग से एलर्जी होती है, नट्स हो गए, शेलफिश हो गई, तो ऐसे कई चीज़ों से उनको एलर्जी होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, आपको इजीली समझ आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।